नमस्कार एवरीवन। सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज़ इस चैप्टर के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि मैक्सिमम जो है हमने 3 हिस्सों में इसको बांट दिया था, या फिर 3 हिस्सों में आपको बांटा हुआ ये दिया है। एक है जिसमें सॉल्ट है, एक है जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, और एक है जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस है अन्य प्रकार के। सो अपना सॉल्ट पढ़ के हो गया था ए वाले पार्ट में। ये जो बी वाला पार्ट है अभी का जो ये जो वीडियो है, इसमें हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में जानेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप सभी बहुत ध्यान से इस वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। ओके, सो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, elements with high atomic number such as uranium, thorium, radium have property of spontaneous emitting invisible, highly penetrating and high energy radiation. रेडिएशन, आपने ये कभी शब्द तो सुना ही होगा रेडिएशन, कि हमारी जो फ़ोन है, फ़ोन के अंदर में रेडिएशन होता है। सर के पास उसको बहुत ज़्यादा ना रखे, स्पीकर पे बात करेंगे, या फिर जेब में नहीं रखना चाहिए उसको, गले मतलब फ्रंट वाली पॉकेट में नहीं रखना चाहिए, हार्ट के करीब नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक कंटिन्यूसली रेडिएशन कुछ इमिट करता है बार बार। रेडिएशन मतलब क्या? एक प्रकार की एनर्जी ही होती है। जैसे साउंड एक एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रिकल एक एनर्जी है, वैसे ही रेडिएशन भी एक प्रकार की एनर्जी ही है। अब ये एकदम से लोग आप कनेक्ट कर देते हैं कि रेडिएशन हिरोशिमा नागासाकी या फिर एटॉमिक बॉम्ब और ये सारी चीज़ें। नो, सिर्फ ये नहीं होता है, बहुत सारे पॉजिटिव यूजेस भी हैं हमारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब क्या? ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी। जैसे अब इनमें से दिए गए जो ये कोई है एलिमेंट्स है, जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, ये इन जैसा ही दिखने में बिल्कुल एक पत्थर के जैसे दिखेगा, लेकिन ये कंटिन्यूसली एनर्जी जो है या फिर रेडिएशन जो है वो इमिट करते रहेगा। मतलब इसके ऊपर आप पेपर भी रख दीजिए या फिर कुछ और भी रख दीजिए, तब भी ये रेडिएशन जो है वो इमिट करते रहेगा, एक प्रकार की एनर्जी बाहर छोड़ते रहेगा, उसको बोलते हैं रेडिएशन। हम और इसको अच्छे से जानते हैं। देखिए, एलिमेंट्स विथ हाई एटॉमिक नंबर। अच्छा, हाई एटॉमिक नंबर के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके साथ में प्रॉब्लम भी ये होती है, ये थोड़े अनस्टेबल टाइप के होते हैं। अनस्टेबल होने की वजह से ये रेडिएशन जो है ये मतलब बार बार वो रिलीज़ करते रहते हैं। देखिए, एलिमेंट्स विथ हाई एटॉमिक नंबर सच एज यूरेनियम, थोरियम, रेडियम हैव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस इमिटिंग इनविजिबल, मतलब इमिट कर रहा है मतलब छोड़ रहा है, बाहर की तरफ फेंक रहा है। इनविजिबल म्हणजे अदृश्य, कोणत्याच प्रकारची ती रेडिएशन दिसत नाही, डोळ्यांनी दिसेल नाही, पण त्याचा काहीतरी इफेक्ट होणार, त्याचा काहीतरी परिणाम होणार। हायली पेनिट्रेटिंग म्हणजे आपल्या शरीराच्या किंवा कोणत्याही सब्सटेंसच्या आरपार निघणारी, पेनिट्रेटिंग मतलब अंदर जाके बाहर निकलने ऐसा कुछ अगर होता होगा तो दैट इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन। तो हाईली पेनिट्रेटिंग एंड हाई एनर्जी रेडिएशन एक प्रकार की एनर्जी ही होती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। कोई भी एलिमेंट है, थोरियम है, यूरेनियम है, रेडियम है, इन तीनों में से मतलब या फिर कोई और भी है, तो ये जो एलिमेंट्स है इनके रेडिएशन बाहर इमिट करने की ये जो प्रॉपर्टी है इसको ही बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। अ सब्सटेंस हैविंग दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये आपके ज़बान पे होनी चाहिए। द मॉलिक्यूल्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज अनस्टेबल। देखिए, अपन ने देखे ना, जैसे कोई भी एटम जो रहता है, एटम को ये इस तरीके का देखा थे हमने कि बीच में न्यूक्लियस रहता है, उसके बाहर में शेल रहती है, और वो शेल में सामने ये फर्स्ट इसमें जैसे 2 एलिमेंट्स हो गए, इस केस में 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए। अगर 8 है तो ये स्टेबल है, अन्यथा 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 है तो ये स्टेबल रहेगा, अगर 7 रहेगा तो ये अनस्टेबल रहेगा, या तो उसको किसी और से लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं तो किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा साथ। तो हमने वैलेंसी, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हमने देखे थे, तो इसमें मैं जाऊंगा नहीं अभी, बस इसको आप ध्यान में रख लीजिए कि दे आर वेरी अनस्टेबल इन नेचर। ठीक है, दे आर वेरी अनस्टेबल। रेडिएशन ऑकर्स फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस।
ऐसे न्यूक्लियस में जहाँ पे मतलब अनस्टेबिलिटी है, वहाँ से ही रेडिएशन को जो है जन्म मिलता है, रेडिएशन वहाँ से होती है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर रिलेवेंट टू आवर डे टू डे लाइफ, मतलब हमारे से बहुत ज़्यादा वो रिलेवेंट है, जो मतलब बहुत कॉमन वाली चीज़ है रेडिएशन, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन आर गिवन आउट बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या फिर सब्सटेंसेस है, इनमें से 3 तरीके की, ध्यान में रखिएगा, 3 तरीके की रेज निकलती है। तो एक है अल्फ़ा रेज, ठीक है, अल्फ़ा इस तरीके से लिखते हैं कुछ, अल्फ़ा रेज। देन उसके बाद में है बीटा रेज, बीटा रेज ऐसा कुछ लिखते हैं। तो यहाँ 3 तरीके के वेव्स अपने को देखने के लिए मिलते हैं। ये है अल्फ़ा रेज, देन देर इज़ बीटा रेज एंड देन देर इज़ गैमा रेज। तो अल्फ़ा, बीटा और गैमा, ये 3 तरीके के रेडिएशन या फिर रेडियो वेव्स इनको बोला जाता कि ये उनमें से निकलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अपने को आखिर मिलते कहाँ है? पीरियोडिक टेबल ढूंढिए इसके लिए, इसलिए बोला गया था कि यू शुड ऑलवेज कैरी अ पीरियोडिक टेबल विथ यू। सो इसमें कैसा है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट 57 से 71 एंड 89 to 103। तो ये, हाँ यस 103। सो ये वाले जो एलिमेंट्स है ये यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे एंड ये वाला यहाँ पे, इनको बोला जाता है लैंथेनाइड, इनको बोला जाता है एक्टिनाइड। अब ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के अंदर में आपको अलग अलग एलिमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन ये हमको मेन है थोरियम, दिस एलिमेंट, ये वाला जो एरियम ये है, ये अपने को मेन है। एंड देन देयर इज दिस यूरेनियम। यूरेनियम एंड थोरियम आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कोई भी जो देश है वो न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह जो है वो इन्हीं से प्रोड्यूस करता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये, इसके बारे में कोई भी देश जो है वो थोड़ा सीक्रेटिव रहता है, वो कोई भी देश बताता नहीं है बहुत ज़्यादा कि हमारे पास इतना डिपॉजिट है, हमारे पास उतना है। अभी हाल ही में अपने को यूरेनियम का था कि थोरियम था, आई डोंट नो, आप खुद भी चेक कर लीजिए। जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की वैली में हमको यूरेनियम का डिपॉजिट्स मिले हैं और बहुत मिले हैं। ये हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को भी सुधारने वाला है। ये मतलब एक बड़ी खोज है, बड़ी डिस्कवरी है अपने यहाँ पे। ओके, सो यूरेनियम एंड थोरियम हमने देखा, यहाँ पे ये प्रेजेंट रहते हैं पीरियोडिक टेबल में, आपको बस दिखाने के लिए दिखा दिया था ये। ओके, देन उसके बाद में रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो रहता है, ये इनके मतलब नेचर कैसा रहता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे एक आपको डायग्राम दी गई है। डायग्राम में देखिए एक लीड बॉक्स है, एक बॉक्स है, उसमें से एक लाइट रे जैसी कुछ जा रही है और वो दिखेगी नहीं, वो आप देख नहीं पाएंगे, इट इज़ ऑलरेडी इनविजिबल। उसमें से निकलने वाली जो चीज़ है ना वो इनविजिबल है। जो अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि यहाँ पे रखा गया है, इसमें से किसी न किसी टाइप की रेडिएशन निकलेगी और उस रेडिएशन को कोई रोक नहीं पाएगा। उस रेडिएशन को वो जाएगी और यहाँ पे स्लिट दी गई है, यहाँ पे एक छोटा सा छेद दिया गया है, उसमें से एक ही सिर्फ उसको क्लियर पाथ मिलेगा, बाकी जो है वो रुक जाएगी। सो एक ही रे जारी है और यहाँ पे देखो एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक निगेटिवली चार्ज प्लेट्स है। तो ये पॉजिटिव, जब ये रे जो है या फिर ये जो रेडिएशन है ये जाएगी इधर, रेडिएशन जाते समय क्या होगा कि पॉजिटिव वाला जो हिस्सा है वो इस तरफ जाएगा और निगेटिव वाला हिस्सा जो है वो इस तरफ चले जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वाली प्लेट और यहाँ पे पॉजिटिव वाली प्लेट हमने लगा के रखी है। तो पॉजिटिव की तरफ निगेटिव वाला हिस्सा जाएगा, निगेटिव की तरफ पॉजिटिव वाला हिस्सा जाएगा। एज यू नो दैट कि अपोजिट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ। तो निगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव वाला निगेटिव की तरफ ये होगा। और दोनों का डायरेक्शन जो है वो जो एक रे जा रही थी उसके 3 हिस्से हो जाएंगे, दो हिस्से हो जाएंगे। वैसे तो 2 हिस्से ही होते हैं, पहले 2 हिस्से ही हुए थे, लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने बोला कि नहीं इसमें 3 हिस्से होते हैं बोले। तो एक जाएगी बीटा रे बनने, एक जाएगी अल्फा रे बनने और एक जाएगी सीधी, जो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जो कहीं पे भी मुड़ेगी नहीं, उसको हमने बोला गैमा रेस। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सही से। नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन इन 1889, रुदरफोर्ड, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है यहाँ पे। रुदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट द रेडिएशन इमिटेड बाय
वेयर ऑफ टू टाइप्स। तो ये टू टाइप्स कौन थे? अल्फा और बीटा थे। अल्फा और बीटा सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, लेकिन उसके बाद में एक साइंटिस्ट है विलर्ड नाम का। विलर्ड डिस्कवर द थर्ड टाइप ऑफ वेव एंड विच इज कॉल्ड एज गैमा रेज। तो ये जो वाई टाइप का दिखने वाला जो रे है, ये वाला सेंटर वाला, उसको बोला जाता है गैमा रेज। तो इस बंदे ने तीसरा वाला ढूंढ के निकाला। रुदरफोर्ड ने पहला और दूसरा बताया था, अल्फा और बीटा रुदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। गैमा रेज जो है वो विलर्ड ने डिस्कवर किया। when these rays are allowed to pass through two oppositely charged plate they get separated। मतलब एक तरीके से ये देखिए, 3 रेस अपने जा रहे थे, 3 रेस नहीं, रे तो अपनी एक ही है, लेकिन वो एक जो है ये 3 अलग हिस्सों में वो बढ़ गई, ऐसा समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट्स लगाई थी हमने, यहाँ पे प्लेट्स लगाए थे। प्लेट की वजह से उनका ब्रेकेज हो गया, वो ब्रेक हो गया, एक तरीके से टूट गए, वो 3 हिस्सों में बढ़ गए वो, ठीक है। सो दिस मेथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रुदरफोर्ड इन 1902। 1902 में ये मेथड इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट वाली जो है ये वाली की थी। रुदरफोर्ड एंड विलार्ड स्टडीड द रेडिएशन इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस। इसमें और भी साइंटिस्ट है बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक महिला साइंटिस्ट भी है जिनका नाम था मेरी क्यूरी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, अल्फा बीटा एंड गैमा रेज। हमने देखा कि रेडिएशन जो है वो 3 तरीके की होती है, अल्फा बीटा एंड गैमा रेज। सेम डायग्राम है, ये वाली थोड़ी सी मैंने अलग सोर्स से दी है। तो लीड बॉक्स है यहाँ पे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, यहाँ से सीधा जा रही है, यहाँ पे स्लिट है, मतलब एक प्लेट जैसा कुछ है, और जिसमें एक प्लेट जैसा है, और वो प्लेट के अंदर में सिर्फ एक छेद है छोटा सा, और उस छेद में से ही वो जो रेडियोएक्टिविटी है वो जा रही है अंदर, मतलब बाहर की तरफ। बाकी की जो है वो रुक जा रही है वहीं पे, ठीक है। तो एक सिंगल रेडिएशन जा रही है, ऐसा समझ लो आप। रेडिएशन जाती है एंड उसके बाद में रेडियो वेव जो है वो रेडिएशन जो है वो जब जाती है उस टाइम पे पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट में वो बढ़ जाती है, और एक सिंगल पार्ट रहता है जो पॉजिटिव भी नहीं रहता, निगेटिव भी नहीं रहता, वो सीधा चले जाता है। तो दैट इज अल्फा बीटा एंड गैमा रेज, ये 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। फॉर दिस पर्पस द रेज वेयर अलाउड टू पास थ्रू। अब इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल में दरअसल हुआ क्या था वो देख लेते हैं। फॉर दिस पर्पस द रेज वेयर अलाउड टू पास थ्रू इलेक्ट्रिकल फील्ड इन अ फोटोग्राफिक प्लेट वॉज हेल्ड इन देयर पाथ। फोटोग्राफिक प्लेट्स मतलब ये वाली जो है, ये उनके रास्ते में रखा गया था, आणि ज्याच्यामुळेच काय झालं की ती जी रेडिएशन आहे ती रेडिएशन 2 वेगळ्या तुकड्यांमध्ये ती ही झाली, बिखरली गेली। वन टाइप ऑफ रेडिएशन डेविएटेड स्लाइटली टूवर्ड्स निगेटिवली चार्ज प्लेट। मतलब देखो, एक निगेटिव की तरफ गई, वाइल सेकंड टाइप ऑफ रेडिएशन डिलीवर्ड सब्सटेंशियली टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज। एक निगेटिव की तरफ गई और एक पॉजिटिव की तरफ गई। However, the third type of radiation did not deviate at all. Deviate मतलब क्या? देखो, यदि कोई चीज़ एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, और उसको कोई व्यक्ति है वो बैट से मार देता है। सपोज यहाँ से बॉल है, यहाँ से बॉल अपने यहाँ तक मारा और यहाँ से बैट से मार दिया उसको, तो ये मैंने इस डायरेक्शन में मार दिया या फिर इस डायरेक्शन में मार दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? डेविएशन। मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो बदल दिया मैंने। सीधा सीधा कोई जा रहा था तो उसको हमने मतलब बैट से हिट किया और वो किसी दूसरी डायरेक्शन में चला गया बॉल। तो ऐसा इससे अपन समझ सकते हैं, मतलब डेविएशन या फिर रिफ्लेक्शन, एक तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना बॉल बैट पे लग के। ओके, सो हाउएवर द थर्ड टाइप ऑफ रेडिएशन डिड नॉट डेविएट एट ऑल इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने स्थित की थी, जो फोटोग्राफिक प्लेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स लगाई थी हमने, तो इसमें से किसी का भी मतलब जो कहीं नहीं गई वो सीधी गई, वो सीधे डायरेक्शन में चलती चली गई, मतलब ऐसे। सो द रेज विच डेविएटेड स्लाइटली टूवर्ड्स निगेटिवली चार्ज प्लेट एंड आर कॉल्ड एज अल्फा रेज। डेविएटेड स्लाइटली टूवर्ड्स निगेटिवली चार्ज्ड, तो निगेटिवली चार्ज की तरफ जो गए इनको बोलेंगे हम अल्फा रेज। उसके बाद में टूवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज जो गए उनको हम बोलेंगे बीटा रेज। एंड दोज विच डू नॉट डेविएट एट ऑल, जो कहीं भी नहीं मुड़े, जो कहीं भी अपने रास्ता नहीं बदला जिन्होंने, उनको हमने बोला गैमा रेज। सो दे आर कॉल्ड एज गैमा रेज। ठीक है, तो अपने को आइडिया थोड़ा बहुत लग गया है पता
रेडिएशन के बारे में आगे बढ़ते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिनकी बात हमने पहले भी की थी। अब इसके पहले के भी कुछ क्लासेस है, आई थिंक 8th में आपने पढ़ा होगा। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने क्या किया था, एक लीड बॉक्स लिया था, उसमें से रेडिएशन पास की गई थी। रेडिएशन पास करने के बाद में इन्होंने गोल्ड फॉइल लगाया था, ये तो है ना, सोने का फॉइल लगाया था, और यहाँ पे रिफ्लेक्टिव सरफेस रखा था, गोल्ड फॉइल रखा है बीच में, और ये डिफ्लेक्टिव स्क्रीन रखा है इन्होंने। तो इनसे इनको क्या पता चला, ही इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट हु केम टू नो दैट कि नहीं, एटम्स के अंदर में न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस इस बंदे ने ढूंढ के निकाला था। दैट इज़ वाई ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1871 to 39, 1871 to 39, in 1937, a scientist from New Zealand did research on radioactivity under the guidance of J.J. Thomson. J.J. Thomson का एक मॉडल था, उनका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, आई थिंक। ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। कैम्ब्रिज एंड मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में ये रहते थे। ही शोड दैट द नाइट्रोजन एटम कुड स्प्लिट बाय बम्बार्डिंग इनटू अल्फा पार्टिकल्स। दिस एक्सपेरिमेंट अशर्ड इन अ न्यू ईरा ऑफ द फील्ड ऑफ फिजिक्स। सारी फिजिक्स ही बदल गई वहाँ पे होने के बाद में, क्योंकि अब तक के न्यूक्लियस जो तो ये फाइंड नहीं किया गया था, लेकिन एक जो रे है ये सीधी जाती है न्यूक्लियस पे जाती है और न्यूक्लियस से डिफ्लेक्ट हो जाती है, न्यूक्लियस को टकरा के बाहर आ जाती है। तब हमको समझ में आता है कि अच्छा, न्यूक्लियस नाम की भी चीज़ या फिर न्यूक्लियस जैसी कोई चीज़ किसी एटम के अंदर में होती है। J.J. थॉमसन एंड रदरफोर्ड ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। इनके बारे में आप थोड़ा सा ऐसे भी मतलब सिलेबस के बाहर जाके भी थोड़ा सा चेक कर लो, इम्पॉर्टेंट है वो। देन एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट अगेन, ये और भी इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इन दोनों को भी वापस नोबेल प्राइज़ मिला था। द फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बैक्वेरेल वॉज स्टडिंग पिच ब्लेंड अ कंपाउंड ऑफ यूरेनियम। एक यूरेनियम का ही एक यूरेनियम से बनी हुई एक मतलब चीज़ होती है, एक कंपाउंड होता है, उसका वो स्टडी कर रहे थे। ही हैज़ केप्ट सम अनयूज्ड फोटोग्राफिक प्लेट। अब तक के पता ही नहीं है रेडियोएक्टिव नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट टाइम ये रियलाइज़ किया, तो वो कैसे किया उसका स्टोरी है, ये स्टोरी है वो। ही हैज़ केप्ट सम अनयूज्ड फोटोग्राफिक प्लेट्स इन कार्डबोर्ड बॉक्स इन अ ड्रावर के अंदर में वहाँ उन्होंने रखा था। अ की वॉज लेइंग ऑन द बॉक्स, और उस डब्बे के अंदर, उस डब्बे के ऊपर में उन्होंने एक चाबी रखी थी। तो अब हुआ ये कि he just happened to leave the uranium compound on it. After a few days, he washed the plates and to find out the plates were cloudy. वो जो प्लेट रखी गई थी यूरेनियम के रखने की वजह से, वो जो प्लेट्स ऊपर रखी गई थी उसके ऊपर देखिए were cloudy and showed द शेप ऑफ द की। मतलब उस चाबी के होने की वजह से और उस प्लेट्स के होने की वजह से रेडियो एक्टिव कुछ तो भी वो जो कार्डबोर्ड के ऊपर में एक की के, मतलब उस चाबी के ही नीचे वाले साइड में यहाँ पे की रखी गई थी, यहाँ पे वो मतलब डिज़ाइन बन गई पूरी रेडियो एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। आफ्टर अ फ्यू डेज ही वॉश द प्लेट्स आउट टू फाइंड दैट द प्लेट्स वेयर क्लाउडेड एंड showed the shape of the key. As the incidents occurred in the dark, कोई लाइट नहीं थी, डार्क, Becquerel inferred that the uranium compound might be emitting from their interiors. मतलब अंदर की तरफ से यूरेनियम जो है वो कुछ बाहर की तरफ में फेंकने की कोशिश कर रहा, रेज लाइक, और इनको एक्स रेज विच कैन पेनिट्रेट सब्सटेंसेस, ऐसा बोला गया उस टाइम पे। तो देखिए, oh my god, yes, so these rays were called Becquerel rays. अब इसके क्योंकि इनके सामने ये वाली चीज़ हुई थी तो इसलिए इनको Becquerel rays भी बोला गया, उन्हीं रेज को, रेडियोएक्टिव रेज को। सो आफ्टर अ फ्यू डेज, अच्छा, दीज रेज वेयर कॉल्ड एज Becquerel rays। अब इसमें और एक मतलब उन्हीं के बाद में एक साइंटिस्ट आती है और लगभग कुछ सेम टाइप का ही मतलब उनको वो भी फाइंड आउट करती है, लेकिन इस बार वो जो है थोरियम के ऊपर में करती है, ठीक है। ये यूरेनियम के ऊपर में कर रहे हैं एंड
सॉरी थोरियम नहीं, ये रेडियम के ऊपर करती है। आफ्टर फ्यू डेज मैडम क्यूरी, ये जो लेडी है इसका नाम है मैडम क्यूरी, डिस्कवर्ड सिमिलर प्रॉपर्टीज इन कंपाउंड ऑफ थोरियम। थोरियम का यूज़ किया था उन्होंने, रेडियम का नहीं किया था सॉरी, लेकिन उन्होंने रेडियम डिस्कवर किया था। थोरियम, similar properties of the compounds of thorium. Becquerel was awarded half the Nobel Prize for Physics in 1903 and the other half given to Perry and Madame Curie. पेरी इसका नाम है, मेरी इसका नाम है, दोनों का सरनेम जो है क्यूरी है, पेरी क्यूरी, मेरी क्यूरी। और ये जो व्यक्ति है इसका नाम है बैक्वेरेल, हेनरी बैक्वेरेल। तो इन दोनों ने और इसने, इन दोनों ने एक नोबल प्राइज़ शेयर किया है, किसके लिए? रेडिएशन के लिए। अब इसलिए ये चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। बैक्वेरेल वॉज अवॉर्डेड हाफ द नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1903, द अदर हाफ वॉज गिवन टू मैडम मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी फॉर देयर स्टडी इन बैक्वेरेल रेडिएशन। बैक्वेरेल ने पहले किया, सबसे पहले आया था अपना रुदरफोर्ड, सबसे पहले था जे थॉमसन, उसके बाद में था रुदरफोर्ड के बाद में बैक्वेरेल के बाद में मैडम क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपको बहुत नहीं आने वाला है, बस आपका एंथो बना रहे हैं इसलिए। एंड इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, अगेन इसके बारे में देख लीजिए। नेचुरल रेडिएक्टिविटी, दो तरीके की रेडिएक्टिविटी होती है। एक होती है नेचुरल रेडिएक्टिविटी, मतलब कोई सब्सटेंस है वो ज़मीन से निकाला गया, निकाला गया या फिर खोद के उसको निकाला, और वो यदि रेडिएक्टिव मतलब एक कोई तो भी इमिट कर रहा है, लाइट किसी टाइप का अगर इमिट कर रहा है, देन इसको बोलेंगे नेचुरली इमिट अगर कर रहा है तो उसको बोलेंगे रेडिएक्टिव है भाई ये, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, नेचुरल रेडिएक्टिविटी, जनरली द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 82 to 92 आर फाउंड to radiate spontaneously in nature. These are called as natural radioactive elements, ठीक है, इतना तो क्लियर है। उसके बाद में आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, इसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिफिशियल मतलब क्या? द कपल फेडरिक जूलियट क्यूरी एंड इरिन जूलियट क्यूरी फर्स्ट इन्वेंटेड इंड्यूस्ड रेडियोएक्टिविटी, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें रेडियोएक्टिविटी नहीं है लेकिन उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे के इसको रेडियोएक्टिव बनाया जा सकता आर्टिफिशियली, इसको बोला जाता आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। सो देखिए, द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस ब्रॉट अबाउट इन लेबोरेटरी बाय बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल कॉल्ड एज आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। दीज वेयर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1935 फॉर देयर इन्वेंशन। तो इन्होंने आर्टिफिशियल रेडिएशन के बारे में खोज की थी, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अल्फ़ा बीटा और गैमा रेज है, अपने पास तीन तरीके के वेव्स है, रेडिएशन वेव्स है। अल्फ़ा रेज है, बीटा रेज है और गैमा रेज है, और ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है। तो नेचर वाइज देख लीजिए, यहाँ पे इसके नेचर, इन तीनों के नेचर के बारे में बताया गया है कि जैसे ये गैमा रेज है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले हैं, अल्फ़ा रेज जो है ये He पॉजिटिव, दो पॉजिटिव और यहाँ पे E नेगेटिव दिया गया है आपको। तो ये इसका नेचर है। उसके बाद में मास देखिए, इसका गैमा रेस का तो बिल्कुल कोई मास ही नहीं है, अल्फ़ा रे का कुछ है आपको, और बीटा रेस का उससे नीचे दिख रहा है। और ये U मतलब यूनिट होता है, मतलब द यूनिट इन विच इट इज़ बिन काउंटेड, सो U वहाँ पे लिख दिया गया आपको, ठीक है। मास को ही अपन ने मेजर किया है यूनिट में, U में, ठीक है। देन इसके ऊपर में +2 चार्ज रहता है, इसके ऊपर -1 रहता है, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता। वेलोसिटी देख लीजिए, इसका 1/5 to 120 टाइम द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट हमको पता है, इसलिए लाइट के संदर्भ में इन दोनों को कंपेयर किया गया है। सो 1/5 मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे 1/5 गुना कम, या फिर उसका जो है उसका 5वां हिस्सा जो है उतना उसका वेलोसिटी है, या फिर 1 से लेके 1/5 या फिर 1/5 से लेके 1/20 के हिस्से के बीच में इसका रह सकता है वेलोसिटी ऑफ अल्फा रेज। देन है 1/5 to 9/10 टाइम द वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर बीटा रेज, एंड सेम एज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, सेम एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। गैमा रेज जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट के ही बराबर है।
स्पीड ऑफ लाइट इस मोमेंट पे आपको पता होनी चाहिए। डेविएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डेविएशन मतलब जैसे कि मैंने बताया था आपको, चेंज इन डायरेक्शन। सो डेविएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट टुवर्ड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और ये अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सो अल्फा रेस क्या हो जाते, अल्फा रेस हो जाते पॉजिटिव, और ये अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज मतलब ये हो जाते नेगेटिव। सो ये हो जाते नेगेटिवली चार्ज और ये हो जाते पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। एंड दे आर नॉट डेविएटेड, मतलब दे आर न्यूट्रल, मतलब किधर भी ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। देन उसके बाद में पेनेट्रेटिंग पावर। पेनेट्रेटिंग मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ अंदर बाहर, मतलब यहाँ से अगर पेनेट्रेट कर सकती है अंदर। फॉर एग्जाम्पल अपने भी हाथ में, मतलब कभी कभी ये हो जाता है, ऐसे चोट लग जाती है, या फिर कोई वो सुई वगैरह जो है, या फिर कोई वो जो होता है ना, कोई वुडन काम करते रहता है, वुडन कोई चीज़ लकड़ी की, वो जो बहुत बारीक सी लकड़ी की जो एक छोटी सी, वो क्या बोलते पता नहीं मुझे, वो अगर हाथ में घुस जाती है तो व्हाट डू वी डू, वो पेनिट्रेट कर जाती है अंदर में, मतलब अपने शरीर के अंदर में, उस उंगली के अंदर में मतलब घुस जाती है, फिर उसको नीडल लेके अपन बाहर निकालते हैं, ठीक है। सो पेनिट्रेटिंग पावर यहाँ पे बोला गया है कि मतलब कौन ज़्यादा अंदर जा सकता। कैन पेनिट्रेट एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस 0.0 माइक्रोमीटर, सो 0.02 माइक्रोमीटर, इससे भी छोटी शीट ऑफ थिकनेस, हाँ मतलब 0.02 मिलीमीटर के नीचे की जो थिकनेस है, ये थिकनेस में वो पेनिट्रेट कर सकती। उसके बाद में बीटा रेस के बारे में देख लीजिए। कैन पेनिट्रेट एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर तक के ये कर लेगी पेनिट्रेट, मतलब वो जा सकती है अंदर, और इसको किसी ने रोका नहीं है। इसके ऊपर अब कागज़ भी रख दीजिए, इसके ऊपर कागज़ भी रख दीजिए, तब भी ये आर पार से निकल जाएगी, ठीक है। ये दिस इज़ रेडिएशन, दिस इज़ नॉट लाइट, दिस इज़ नॉट एनी साउंड, दिस इज़ रेडिएशन, ठीक है। ओके, कैन पेनिट्रेट एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस 2 माइक्रोमीटर विच इज़ 100 टाइम्स द पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब इससे कितना ज़्यादा है, 100 टाइम्स ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है। एंड गैमा रेस का क्या है, कैन पेनिट्रेट 15 सेंटीमीटर थिकनेस लीड, मतलब कितना हो गया वो, मतलब सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि गैमा रेस का है। कैन पेनिट्रेट 15 सेंटीमीटर थिक लीड स्क्रीन विच इज़ 10,000 टाइम्स द पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इसके 10,000 गुना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा वो रेडिएशन ये पेनिट्रेट कर सकता है, पेनिट्रेटिव उसका पावर है, ठीक है। यहाँ पे एक बस बात बताना चाहता हूँ कि यूरेनियम, थोरियम, इनका भी जो रेडिएक्टिव वेस्ट मटेरियल होता है ये समुद्र के अंदर में बहाया जाता, लेकिन इसको बहाते वक्त भी क्या करते हैं कि बहुत बड़े बड़े आयरन कंटेनर्स लेते हैं, बहुत बड़ी थिकनेस के 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के थिकनेस के लोहे के बक्से, उसके अंदर में डाला जाता है ये रेडिएक्टिव वेस्ट, और फिर वो उसको समुद्र में डाला जाता है या ज़मीन में गाड़ा जाता, क्योंकि ऐसा अगर रखेंगे तो किसी भी इंसान को वो रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है। ही कैन गो, मतलब इट कुड वेरी पॉसिबली हैपन कि उसको, उस व्यक्ति को कैंसर हो जाए। रेडिएशन से हमने दूर रहना चाहिए, ठीक है बेसिकली। ओके, आयनाइजेशन पावर। आयनाइजेशन पावर मतलब क्या, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट के किसी भी एटम में से अगर बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है या फिर कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जो शक्ति लगती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर मतलब क्या, इतनी एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, बाहर से निकालने के लिए ताकत लगेगी ना, उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन पावर। सो अल्फा रेज में बहुत ज़्यादा हाई होता है आयोनाइजेशन पावर, बीटा रेज में बहुत कम होता है, और गैमा रेज में सबसे कम होता है आयोनाइजेशन पावर। ओके, सो पावर टू प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मतलब जैसे अभी रेडिएशन है ना, रेडिएशन हमको दिखता नहीं है, लेकिन फ्लोरोसेंस भी एक प्रकार का रेडिएशन ही होता है, लेकिन फ्लोरोसेंस हमें दिखता है, ठीक है। फ्लोरोसेंस एक प्रकार का रेडिएशन ही है, लेकिन वो हमें दिखता है, इट इज़ वेरी विजिबल। सो पावर टू प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, अल्फा रे सबसे ज़्यादा फ्लोरोसेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लोरोसेंट होते हैं। ये विजिबल रेडिएशन, ऐसी रेडिएशन जो आँख से अपन देख सकते हैं,
ये अपने को प्रोड्यूस करके दे सकती है। सो यह इसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है कि ये फ्लोरोसेंस को जन्म दे। सो इसके अंदर में वेरी हाई होता है, इसके अंदर में वेरी लो होता है, और ये सबसे लो है। गैमा रेज में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, मतलब लो होता है, बहुत बहुत ही कम होता है। सो ये 3 तरीके के अपने प्रॉपर्टीज़ पढ़े, 3 तरीके रेडिएशन के। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट आइसोटोप्स। देखिए कौन से, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। Uses of radioactive isotopes. It is a misconception that radioactive elements used only for making an atom bomb. फक्त ॲटम बॉम्ब बनवू त्या रेडिओॲक्टिव्ह एलिमेंट्सपासून आणि फक्त एवढंच बनते, तर ही आपली खूप मोठी चूक होईल बेटा. आपल्याला ॲग्रिकल्चर इंडस्ट्रीमध्ये त्याचा वापर आहे, मेडिकल इंडस्ट्रीमध्ये त्याचा वापर आहे, म्हणजे सर्जरीज वगैरे जसं MRI वगैरे झालं याच्यामध्ये आहे. त्याच्यानंतर रिसर्च तर आहेच, सायंटिफिक रिसर्च तर होतच असते याच्यामध्ये, आणि सोबत इंडस्ट्रीजमध्ये वेगळ्या वेगळ्या ज्या इंडस्ट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये यूज होते. आता तुम्हाला जसं ॲग्रिकल्चरचं सांगून देतो, ॲग्रिकल्चरमध्ये जे आपले कांदे राहतात किंवा कांदे राहतात, आलू राहतात, यांना पुष्कळ वेळापर्यंत यांना एका स्टेटमध्ये ठेवलं जाते. जर कांद्याला आपण खूप लक्ष नाही दिलं आणि त्याला फक्त ठेवून दिलं तर काही दिवसांनी त्याच्यामधूनच एक झाड निघायला सुरुवात होते, तुम्हाला माहीत आहे. तसंच आलूचं पण आहे. आलूचं पण त्याचे जे आहे ते कोंबा फुटणे वगैरे चालू होते आणि त्याच्यामधून पण एक झाड निघू शकते बाहेर. तर त्याला तसे झाडं नाही झाले पाहिजे त्याचे. ती जी वो जो मतलब बेसिकली सब्जी जो है वो उसको सुरक्षित रखना है, उसमें से कोई और अपने को नहीं ख़राब करना है उसको, तो उसको रेडिएशन दे के स्टेबल रखा जाता ताकि उसमें से और किसी का ये ना हो, पेड़ ना उगे उसका, है ना. पेड़ उग गया तो अपने कैसे काम का फिर वो. उसके बाद में रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन 2 वेज. तो पहला है बाय यूजिंग रेडिएशन अलोन, मतलब उनका रेडिएशन का यूज़ करके, या तो बाय यूजिंग द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स इटसेल्फ, या तो उस एलिमेंट को ही यूज़ कर लो या फिर उस एलिमेंट की उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लो. ठीक है, उस प्रॉपर्टी से होने वाला जो फ़ायदा है उसको यूज़ कर लो. तो यहाँ पे 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं. अभी आगे देखते हैं. देखिए, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स सच एज फॉलोड. तो रेडियोग्राफी क्या होती? रेडियोग्राफी एक तरीके से बहुत जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, इंडस्ट्रीज़ होती है, इसके अंदर में बड़े बड़े ऑटो पार्ट्स रहते हैं, बड़े बड़े मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं. तो ये हैवी इंस्ट्रूमेंट्स, इनके अंदर में भी कभी कभी दरारें आ जाती, क्रैक आ जाती. इन क्रैक्स को मतलब खोजने के लिए रेडिएशन का यूज़ करके, अब उसको खोल के तो नहीं देख सकते कि अंदर में खोल देंगे तो तोड़ना ही पड़ेगा ना उसको. वी डोंट नीड टू डू दैट. रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल करके अंदर में कोई छेद है क्या, अंदर में कोई क्रैक है क्या, उसको भर सकते हैं क्या, इसका यूज़ करके हम उन मतलब क्रैक्स के बारे में जान सकते हैं. तो देखिए, इंटरनल क्रैक्स एंड वॉइड्स मतलब खाली जगह है, ठीक है ना. इंटरनल क्रैक्स या फिर वॉइड्स इन कास्ट आयरन आर्टिकल्स एंड आयरन सोल्डर कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ गैमा रेज. अब गैमा रेज का क्यों किया हमने यूज़? क्योंकि अपने को पता है कि ये 15 सेंटीमीटर तक के अंदर घुस सकता है. रेडिएशन जो है गैमा रेज की वो 15 सेंटीमीटर तक के अंदर घुस सकता है, ठीक है. सो इसलिए गैमा रेज का यूज़ किया जाता. एंड फॉर दिस पर्पजेस आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट 60. अब ये कोबाल्ट 60 एक प्रकार का आइसोटोप है. कोबाल्ट 59 भी हो सकता है, कोबाल्ट 61 भी हो सकता है, ठीक है. लेकिन कोबाल्ट 60 ये एक तरीके का आइसोटोप है. आइसोटोप्स वो चीज़ें होती है जिनका न्यूक्लियस के अंदर में 2 चीज़ें रहती है. एक रहता प्रोटॉन और एक रहता न्यूट्रॉन. सो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो ठीक है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या अगर कम ज़्यादा होती है तो वो आइसोटोप कहलाते हैं किसी भी एलिमेंट में. जैसे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, ये दोनों हाइड्रोजन ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर में न्यूट्रॉन की जो संख्या, प्रोटॉन की जो संख्या है वो अलग होती है ड्यूटेरियम में. ओके, तो ये एक बात है. उसके बाद में मेटल ऑफ थिकनेस, डेंसिटी एंड लेवल, इसको भी चेक करने के लिए इसका यूज़ होता, ठीक है. द रेडिएशन रेडी फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वेराइज फ्रॉम थिकनेस ऑफ द शीट्स. मटेरियल इनसाइड पैकिंग कैन ऑल्सो भी एग्जामाइंड विद द सेम टेक्निक. आपने देखा होगा एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अंदर में वगैरह वो बैग वगैरह आपकी जाती है. एयरपोर्ट
म्हणजे तुम्ही तिथे आपली बॅग ठेवता, त्या एस्केलेटरमधून तुमची बॅग आतमधल्या त्या मशीनद्वारा चेक होते. त्या मशीनमध्ये तुम्हाला बॅग टाकून तुम्हाला पाहिलं जातं की याच्या बॅगमध्ये काही हा हतियार नेऊन राहिला आहे का, हा काही म्हणजे चुकीचं काही नेऊन राहिला का, चाकूछुरी वगैरे नेऊन राहिला आहे का. जर हे तुमचं आढळलं तर तुमची बॅग तिथेच काढलं जाते. तुमच्या बॅगमधून ते सगळं म्हणजे जर काही असं या प्रकारचं संशयात्मक काही असं सामान जर असेल तर त्याला काढलं जाते आणि तुम्हाला मग तुमच्यावर केस वगैरह पण हो सकते हैं. तो इसलिए ऐसे नेल कटर वगैरह लेके जा नहीं सकते एयरपोर्ट में. यू शुड बी वेरी केयरफुल. ओके, देन ल्यूमिनेसेंट पेंट एंड रेडियो ल्यूमिनेसेंस. ल्यूमिनेसेंस मतलब क्या? ल्यूमिनेस का मतलब क्या? जो जिसमें से लाइट आती, जैसा रेडियम है. आपको पता होगा कई लोगों के पास वॉचेस होती है, कई लोगों के पास टी शर्ट होती है, उसके ऊपर में कुछ डिज़ाइन वगैरह रहता है. और थोड़ी देर यदि अपन लाइट में रह जाए, थोड़ी देर अपन लाइट में रह जाए, उस मतलब आर्टिफिशियल रेडिएशन का मतलब ये बहुत अच्छा एग्जांपल है. आप वो टी शर्ट पहन के यदि अंधेरे में चले जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो वो फिर भी वो रेडिएशन जो है उसमें से चमकता रहेगा. उसमें आपका जो डिज़ाइन है, घड़ी का डिज़ाइन बोलो या फिर आपके टी शर्ट का डिज़ाइन बोलो, ये चमकते रहेगा. ठीक है. सो इट इज़ कॉल्ड एज ल्यूमिनेसेंस. सो ल्यूमिनेसेंट पेंट्स एंड रेडियो ल्यूमिनेसेंस. ल्यूमिनेसेंट पेंट्स भी होते हैं, ऐसे भी पेंट्स होते हैं जो मतलब ह्यूमन लोग अपनी मतलब ये जो मतलब जैसे गोवा जैसी जगह है जहाँ पे या फिर अलग अलग और जगह है तो जहाँ पे मतलब इस टाइप की पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज होती है जहाँ पे पेंट किया जाता लोगों को, और पेंट करके वो मतलब नाचते गाते हैं उधर पे. उनका तरीका है वो एन्जॉयमेंट करने का. ठीक है. सो इसको बोलते हैं ल्यूमिनेसेंट पेंट एंड रेडियो ल्यूमिनेसेंट. सो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियम हो गया, प्रोमेथियम हो गया, ट्रिटियम हो गया, विद द हेल्प विद सम sorry with the with some phosphor are used to make certain object visible in dark. For example, the hand of a clock and certain other objects. Krypton 85 ये भी एक प्रकार का क्या है, आइसोटोप है. in high density discharge lamps, while the promethium 147 ये भी एक तरीके का आइसोटोप है, is used in portable X-rays unit as the source of beta ray. Use in ceramic articles. Luminescence colors are used to decorate ceramic tiles, utensils, plates, etc. Earlier, uranium oxide was used in these paints. पहले इसका इस्तेमाल होता था, अभी इन आइसोटोप्स का भी इस्तेमाल करके किया जाता है. तो आता पहा ये जो रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो देख लेते हैं. तर पहा इथे तुम्हाला सन सारखं काही दिसून राहिलं आहे. हाँ, सन से भी आने वाली एक तरीके से रेडिएशन ही है ना. तो सन से आने वाली जो रेडिएशन है वो एक तरीके की क्या है, रेडियो एक्टिव है. देन उसके बाद में ये MRI वगैरह करते हैं, हार्ट की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी. सर्जरी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कितना फाड़ना है, कहाँ पे चीरा लगाना है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा. वो MRI मशीन में से फ़ोटो निकलते हैं, वो फ़ोटो अपने को दिखाए जाते हैं. वो फ़ोटो अपने को समझ में नहीं आएंगे, वो डॉक्टर लोग बताते हैं कि आपको इस पार्ट के इस मतलब दिमाग के इस पार्ट में प्रॉब्लम है. तो MRI वगैरह जो होता है तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं. फिर उसके बाद में यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर मतलब प्लांट एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है. उसके बाद में ये देखिए ओवन दिखाया गया है यहाँ पे. ओवन में भी आप देखिए, ओवन में डालने वाली जो प्लेट है ना, वो खुद प्लेट गर्म नहीं होती, लेकिन अंदर का खाना गर्म हो जाता है, उस प्लेट पर रखा हुआ खाना गर्म हो जाता है. सो दिस इज़ ओवन की मतलब ये मतलब एक ऐसी विशेषता रहती है कि वो जो कुछ स्पेशल टाइप के जो बर्तन होते हैं उसमें से वो रेडिएशन चले जाता है, रेडिएशन से गर्म होता है वो. सो वो तवा गर्म नहीं होगा लेकिन खाना गर्म हो जाएगा. सो ये एक होता है. देन उसके बाद में हाँ, ये यूरेनियम के बारे में है. उसके बाद में यूरेनियम से रेडिएशन मतलब न्यूक्लियर एनर्जी भी उसका यूज़ किया जाता. अब ये जो न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज़ होती है इसका स्पेशलिटी ये होता है कि यदि किसी भी रेडिएक्टिव सब्सटेंस का
रिएक्शन जो हो रहा है ये कंट्रोल्ड स्टेट में हो रहा है, ये कंट्रोल्ड स्थिति में अगर हो रहा है तो उससे एनर्जी निकाला जा सकता है और उस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपनी दुनिया रोशन करने के लिए, ठीक है ना, मतलब अपना जो सिटी है उसको रोशन करने के लिए, अपना देश रोशन करने के लिए। सो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन जो एटम बॉम्ब्स वगैरह होते हैं या फिर कहीं पे धमाका हो जाता है या फिर कहीं पे कुछ हो जाता है, हिरोशिमा नागासाकी वगैरह टाइप की जिस जगह है यहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब वगैरह ये किया फेंका गया था, तो वो जो रिएक्शन वहाँ पे जो होती है एटम बॉम्ब्स में जो रिएक्शन थी वो अनकंट्रोल्ड होती है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, इसलिए तबाही ज़्यादा मचती है। जबकि यहाँ पे मतलब किसी फैक्ट्री के अंदर में अगर वो कंट्रोल्ड स्टेट के अंदर में अगर हो रहा है यूरेनियम का या फिर थोरियम या फिर किसी भी रेडिएक्टिव सब्सटेंस का रिएक्शन हो रहा है, तो वो कंट्रोल स्टेट में यदि रहता है तो हम उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो एनर्जी अच्छे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा वो अगर एटम बॉम्ब में जाती है तो वो हैपेजाइटली मतलब रैंडमली वो जो एनर्जी वो इधर उधर निकलने की कोशिश करेगी और तबाही मचाएगी, बहुत गलत हो जाता है। उसके बाद में रेडियो वेव्स अपने को पता है कि सैटेलाइट से अपने टीवी तक के या फिर कोई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है अपने स्पेस के मतलब पृथ्वी के एनवायरनमेंट के बाहर, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब अपने सैटेलाइट्स हो गए बोलो, इनसे कनेक्शन क्यों बन पा रहा है? रेडियो वेव्स के थ्रू। ये दिखते नहीं हैं, ये साउंड वेव्स नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, ये रेडियो वेव्स है। रेडियो वेव्स के हिसाब से अपना कम्युनिकेशन वो मतलब मिल सकता है अपने को। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको देखने मतलब आई का फोटो है, ये मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ, ओके। और ये आपको अगेन यहाँ पे दिमाग की चेस्ट की फ़ोटो लेने के लिए देखिए, जैसे कि मैंने बताया था MRI वगैरह जो होता है इसके अंदर में इसका इस्तेमाल होता है। आई थिंक रेडिएशन का यूज़ करके आई की सर्जरी होती है, आई की रेटिना की सर्जरीज वगैरह होती है और बहुत प्रिसीजन लगता है, मतलब हर कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, ये बहुत स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर है, इसका फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होता है और वो करेक्ट होनी चाहिए। आई की सर्जरीज वगैरह होती है इसका इस्तेमाल करके, अभी याद आया, ओके। Radioactive isotopes are used in various fields as follows. Field of agriculture. तो the genes and chromosome that give seed properties like fast growth, high productivity, etc. can be modified by means of radiation. Radiation के अंदर रेडिएशन का इस्तेमाल करके किसी को जल्दी बढ़ाना है, किसी प्लांट को जल्दी बढ़ाना है या फिर ज़्यादा ग्रोथ करनी है उससे, तो वो इस टाइप के जो चेंजेस है रेडिएशन के द्वारा पॉसिबल है आज के तारीख में। इट इज़ वेरी रियल। द रेडियोएक्टिव आइसोटोप कोबाल्ट 60 इज़ यूज फॉर फूड प्रिजर्वेटिव। कोबाल्ट 60 किस में यूज़ होता? फूड प्रिजर्वेटिव में यूज़ होता। ओनियन पोटैटोज आर irradiated with gamma rays from cobalt 60 to prevent its sprouting. Sprouting मतलब त्याला कोंब येणे किंवा त्याला तो जो कांदे में से जो झाड़ निकलता है या फिर आलू में से जो वो जो निकलते हैं छोटे छोटे वो आइस, पोटैटो आइस में से वो जो निकलने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको बोला जाता स्प्राउटिंग। तो वो स्प्राउट नहीं होना चाहिए, कोंब नाही आले पाहिजे त्याला, म्हणून आपण कोबाल्ट 60चं त्याला इरेडिएशन करत असतो. देन देर इज स्ट्रॉन्शियम 90 इज यूज एज ट्रेसर इन रिसर्च इन वेरियस क्रॉप्स. अलग अलग क्रॉप्स में इसका स्ट्रॉन्शियम 90 का ट्रैकर करके ट्रेसर करके यूज़ हो रहा. अभी एग्जैक्टली ये क्या है मुझे भी नहीं पता, बट यू शुड गो एंड रिसर्च. देन मेडिकल साइंस में इसका क्या है, पॉलीसिंथेमिया. द रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीज इन द डिक्रीज पॉलीसिंथेमिया. पॉलीथेमिया है वो, सॉरी हाँ, पॉलीथेमिया. द रेड ब्लड सेल्स काउंट इंक्रीज इन द डिसीज पॉलीथेमिया. फॉस्फरस 32 इज यूज इन इट्स ट्रीटमेंट. एक तरीके की बीमारी है, इट साउंड्स लाइक एक तरीके की बीमारी है ये. देन देर इज़ बोन कैंसर. बोन कैंसर को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. स्ट्रॉन्शियम 89. देखो मैंने बोला था ना कि स्ट्रॉन्शियम, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम 89 हो गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम 90 भी हो गया.
ये स्ट्रॉन्शियम 89 और 90 ये दोनों एक ही एलिमेंट है, लेकिन इनका प्रोटॉन का जो संख्या है न्यूक्लियस के अंदर में ये अलग अलग है, इसलिए दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। स्ट्रॉन्शियम 89, स्ट्रॉन्शियम 90 ये दोनों क्या हो गए, आइसोटोप्स हो गए एक दूसरे के। उसके बाद में समारियम 153 एंड रेडियम 223 आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ बोन कैंसर। बोन कैंसर जो होता है उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड ग्लैंड आपको पता है अपने गले में जो होती है थायराइड ग्लैंड, या इसके अराउंड होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। हाइपर थायराइड ग्लैंड मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अगर थायराइड जो आयोडीन वगैरह ये सारी जो अलग अलग जो ग्लैंड्स है अपने सीक्रेट करने वाले जो जूसेस हैं, ये अगर बहुत ज़्यादा आ रहे तो दैट सिचुएशन विल बी कॉल्ड एज हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती, वेट लॉस इन स्पेसिफिक एपेटाइट, इन स्पाइट ऑफ एपेटाइट मतलब भूख लगने के बाद भी आप खाना भी खा रहे हैं फिर भी आपका वजन जो है वो घटेगा। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। इट ऑकर्स ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय थायराइड ग्लैंड, मतलब बहुत ज़्यादा अगर थायराइड आपकी बॉडी में इन एबनॉर्मल तरीके से मतलब अगर बढ़ रहा है, सो इसलिए मतलब ये हाइपरथायरॉयडिज्म आपको हो सकता है। इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए इन रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता। देन देयर इज़ ट्यूमर डिटेक्शन। ट्यूमर मतलब क्या, फाइनली ट्यूमर मतलब कॅन्सर ही एक तरीके से बोल सकते हैं, है ना। तो कॅन्सर को डिटेक्ट करणे का आपल्या शरीरामध्ये कुठे गाठ आहे का, अशी गाठ आहे का की जिची ग्रोथ तिथे जिथे ते आहे तिथे राहायला नाही पाहिजे और उसकी ग्रोथ हो रही है। सो ऐसा वाला जो होता है, ऐसा वाला जो ट्यूमर होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए मतलब बोरॉन 10, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 के तो बहुत यूजेस है, आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन का जो ब्रेन ट्यूमर वगैरह है उसके भी ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वाइल आर्सेनिक 74 इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ स्मॉल ट्यूमर्स इन द बॉडी। ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं करते, इसका सिर्फ डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता, माफ़ कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको एक अलग बेटर तरीके से बताने के लिए ये देखिए ये एमआरआई मशीन होती है, इस तरीके की मशीन होती है और यहाँ बड़े बड़े मैग्नेट्स लगे रहते हैं अंदर में। अपनी बॉडी जाती है अंदर की तरफ में यहाँ पे एंड पूरा वो चेक करते हैं अपने बॉडी में और वो बाहर निकालते हैं। फिर उसके अंदर में मतलब कई सारी जो चीज़ें हैं वो पहनने को अलाउड नहीं रहती है, जैसे यू कैन नॉट वेयर एनीथिंग, लेदर का पहन नहीं सकते, कोई मेटल की चीज़ नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, कान के अंदर का वो नहीं पहन सकते। एमआरआई मशीन में अगर जा रहे हैं तो नहीं पहन सकते, बाहर आने के बाद में वापस आप धारण कर लीजिए, ऐसा वाला है। सो ये भी रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट के ही ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसकी बुरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं बेटा। हजार्ड्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस फ्रॉम रेडिएशन। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड बाय रेडियो एक्टिव रेडिएशन। हेरिडिटी डिटेक्ट्स एंड जनरेटेड the central nervous system is affected by radioactive radiations। CNS जिसको बोला जाता मतलब ब्रेन भी हो गया और हमारी रीढ़ की हड्डी भी हो गई और हमारे शरीर में जो नसें हैं ये सारे किस में आ गए, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। हेरिडिटी डिफेक्ट्स आर जनरेटेड बाय बम्बार्डमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन DNA इन द बॉडी। मतलब यदि किसी एक जगह पे या फिर किसी एक इंसान पे रेडिएशन का असर होता है तो उसके बच्चे जो होंगे या फिर उसके जो बच्चे के जो बच्चे होंगे उनके भी जीन्स में रेडिएशन जो है, रेडिएशन की वजह से कुछ एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। ये बहुत ट्रू है। हिरोशिमा नागासाकी में कई वर्षों तक के इवन आज भी वहाँ पे डिफेक्टिव या फिर एक तरीके से बोल सकते कि डिसीज़ नहीं बोलेंगे लेकिन डिफेक्ट है उनके, मतलब हाथ सही सलामत नहीं है, बहुत तकलीफ़ें हैं उनको। तो आज तक के मतलब उनके जो बच्चे भी हो रहे हैं वो भी ऐसे सीधे नॉर्मल लोग नहीं हो पा रहे वहाँ पे, उस रेडिएशन की वजह से उनका जीन पैटर्न बदल गया, पूरा तकलीफ हो गई। रेडियो एक्टिव रेडिएशन कैन पेनिट्रेट द स्किन एंड कॉज डिसीज लाइक स्किन कैंसर, ल्यूकेमिया। स्किन कैंसर ल्यूकेमिया एक तरीके का ब्लड
ल्यूकेमिया इज़ वन टाइप ऑफ ब्लड का एक डिसीज़ है, ठीक है। द रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट क्रिएट ड्यू टू एक्सप्लोजन एंटर द बॉडी थ्रू एयर एंड इट इज़ difficult to control them. The radioactive pollutant released in the sea enters the bodies of fishes and through them enter the human body. मतलब देखो, हवा में यदि किसी चीज़ को रेडिएशन अगर जाती है तो वो हवा से ही हमारे शरीर के अंदर में जा सकती, या फिर अपन ने कोई रेडिएशन जो है ये पानी के अंदर में, समुद्र के अंदर में, नदी के अंदर में फेंक दिया गया है, तो वो रेडिएशन जो है वो उससे वहाँ की जो मछलियाँ हैं वो मछलियों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। और यदि वो मछलियाँ गलती से हमने आहार स्वरूप अपने भोजन में लिया तो अपने को भी उसका भुगतान करनी पड़ सकती है, अपने को भी तकलीफ़ हो सकती है उससे। तो रेडिएशन जो है ये कभी ख़त्म नहीं होता है, मतलब कोई अगर रेडिएशन के प्रभाव में आ गया तो वो उसका मतलब प्रॉब्लम होगा, है ना। द रेडियोएक्टिव paint on the watch can cause cancer. The radioactive paint on the watch can cause cancer. The radioactive isotope strontium-90 can enter the body through plants. देखो, प्लांट के ऊपर इफेक्ट आ गया, फ्रूट के ऊपर इफेक्ट आ गया, फ्लावर के ऊपर इफेक्ट आ गया, सीरियल के ऊपर, मिल्क के ऊपर, सीरियल मतलब अपना ये जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह होता है ये, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ गया, या फिर मतलब जो प्राणी हैं जसं गौ माता आहे, गौमाचं दूध आहे, त्या तिच्यावर, गाईवर सुद्धा जर रेडिएशनचा प्रभाव आला तर तिच्या दुधामध्ये पण तिचा इफेक्ट काहीतरी पडेल, आणि ते जर दूध आपण प्राशन केलं तर त्याला पण आपल्याला पुन्हा प्रॉब्लेम होऊ शकतो, रेडिएशनचा प्रॉब्लेम होऊ शकतो। आपण मतलब नई बीमारियां अपन मतलब बेसिकली इन्वाइट कर रहे हैं अपने शरीर में, अगर अपन ध्यान नहीं दे रहे तो। उसके बाद में एक बहुत ही म्हणजे एक दुर्दैवी घटना झाली होती। चर्नोबिल नावाची एक जागा आहे जिथे एक खूप मोठी इंडस्ट्री होती आणि न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट होतं ते बेसिकली। तर तिच्यामध्ये एक डिझास्टर झालं होतं, म्हणजे एक तरीकेचं तिथे सगळं तो ब्लास्ट वगैरे झाला होता। आणि पहा आता याच्यामध्ये काय, ऑन 26 अप्रैल 1986 द ग्रेफाइट रिएक्टर ऑफ चर्नोबिल ये जगह का नाम है। एटॉमिक पावर प्लांट, एक एटॉमिक पावर प्लांट था, ये फूट जाता है, एक्सप्लोड हो जाता, फट जाता है, एंड सडनली द रेडिएशन आइसोटोप्स एंड रेडिएशन कम्स आउट। ये जो रेडिएशन है वो बाहर फट के बाहर आने लगता है और वो बाहर एनवायरनमेंट में चले जाता। ड्यू टू दिस एपिसोड रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर एंड लैंड एंड कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक मतलब अपने जीन्स से रिलेटेड जो डिज़ास्टर मतलब ये है, अपनी जो जीन्स जो है ये इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, दिस गॉट कैरीड फर्दर इनटू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब हर पीढ़ी दर पीढ़ी इसी टाइप की जो बीमारियां हैं ये अलग अलग जो पीढ़ियां हैं उनके अलग अलग बच्चों को होते जाता है, रुक रहा नहीं है वो अभी तक के, ठीक है। थायराइड डिसऑर्डर्स इंक्रीज इन चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स, बच्चों में भी है बड़ों में भी है। एज अ रिजल्ट द इंसिडेंस ऑफ थ्रोट डिसीजेस इज ग्रेटर टू देम इज ग्रेटर देअर दॅन एनी अदर प्लेस। म्हणजे तिथे थायरॉइडशी रिलेटेड ज्या बिमाऱ्या आहे, थायरॉइडिज़म, हाइपरथायरॉइडिज़म वगैरह ये जो बीमारियाँ हैं ये उस एरिया में ज़्यादा है, क्योंकि उस एरिया में ये टाइप की रेडिएशन जो है इस टाइप का इफ़ेक्ट कॉज किया था। तो मुझे ईश्वर से प्रार्थना करूँ कि ऐसा तो कभी हो ना अपने साथ में। एंड चर्नोबिल जैसा ये जो डिज़ास्टर है ये एक ही टाइप का हुआ है, मतलब उससे भी पहले हुए होंगे बट ये सबसे ख़तरनाक वाला था, चर्नोबिल जो डिज़ास्टर हुआ था, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये रेडिएशन वाला जो पार्ट है ये समझा होगा। एंड अगेन मैं आपसे वही अपील करूँगा कि इस वीडियो को मतलब कुछ सही लगता है, गलत लगता है, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।